इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। आज हनुमान जयंती है, इसको लेकर मंदिर में काफ़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि पूरे देश भर में हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा है और हनुमान मंदिरों में जिस तरह से सुबह से ही भक्त दर्शन पूजन करते नजर आए। हालांकि हनुमान जयंती का पर्व अयोध्या में नहीं मनाया जाता, लेकिन हनुमान जयंती के मौके पर देश के कोने कोने से भक्त सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेते दिखे। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु स्वयं को धन्य मान रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में हनुमान जी के भक्त सुबह से ही सरयू में स्नान कर अयोध्या के मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किए। वहीं हनुमानगढ़ी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जयंती के मौके पर अयोध्या पहुंचे। हालांकि आज के दिन एक धार्मिक मान्यता भी है कि संकट मोचन हनुमान के दर्शन पूजन से जीवन की तमाम विपत्तियां खत्म होती हैं और पवन पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज कुछ खास योग भी बन रहे हैं और ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इस योग में पूजा करने से और ज़्यादा लाभ मिलेगा और समस्याएं खत्म होगी। इस वजह से भी आज मंदिरों में ज़्यादा भीड़ देखी गई। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली में हनुमान मंदिर में किस तरह से भक्तों का तांता लगा है, महाराष्ट्र में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हनुमान मंदिरों में, और इसी तरह देश भर के हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों की भीड़ देखी गई। आज हनुमान जयंती है और इस अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की भी परंपरा है। वाराणसी की हम बात करेंगे, वाराणसी की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां भक्तों में किस तरह से उत्साह है। वाराणसी में हनुमान जयंती के अवसर पर शहर में विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शोभा यात्रा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये 25वां साल है। हम 25वें साल से लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब देशवासियों, प्रदेशवासियों और काशी वासियों के लिए मंगल कामना करते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये 25वां वर्ष है। 25 वर्ष से हम लोग लगातार इस हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आते हैं और ये हम सब काशीवासियों का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम सब लोग मंगल कामना करते हैं देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, काशीवासियों के लिए कि ये धर्म की नगरी, ये धर्म का संदेश देने वाली नगरी, गंगा जमुनी तहजीब की नगरी जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को संदेश देता है। आज हम सब लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उसको लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने सीधे पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं और देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल सरकार की मुखिया हैं और उनका केवल मुसलमान ही वोट बैंक नहीं है, उनके हिंदुओं की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी है। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रही है कि अब बंगाल से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह दिल दहला देने वाली घटना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक
दिन 2 बार 3 बार 4 बार, ये हद की सीधे सीधे अगर कहा जाए कि कांग्रेस पर निशाना साधा है चिराग पासवान ने, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज वर्चस्व की लड़ाई पर है और यह वर्चस्व की लड़ाई इंडिया गठबंधन के भीतर ही चल रही है। बिल्कुल एक्टिव हो गई है और वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस, और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है, वो चिंता हम सब की भी है, पर उस चिंता की शुरुआत कहाँ से हुई? याद करें 90 का वो दशक, हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से जंगल राज का माहौल राजद की सरकार में बना दिया गया, जहां आए दिन अपराध, बलात्कार, लूटमार, डकैती, दुकानें दिन दहाड़े लूट लेना, व्यापारियों की हत्या कर देना, ये एक आम बात बन गई थी। जिस तरीके से उस वक्त आम बिहारियों ने भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू किया, उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। जब दूसरे राज्यों में या जब विदेशी दौरों पे जब मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको तकलीफ है कि उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार वापस लौट के जा ही नहीं पाई। मैं इतना धन्यवाद जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम उस नींव को तैयार किया, जिसको आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के संरक्षण में अब उस व्यवस्था को और इतना मजबूत किया जाएगा कि न सिर्फ पलायन रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी अब हम लोग शुरू करवाएंगे। वो लोग जो पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हैं या दूसरे देशों में गए हैं, कैसे वो वापस अपने प्रदेश, अपने बिहार में वापस आए, ये व्यवस्था भी तैयार की जाएगी। पर कांग्रेस जो इस विषय को उठाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद के बीच की दरारें अब देखने को मिल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई में, और पहले भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ चुकी है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हम लोग देखें, उस वक्त भी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव आते आते तक कांग्रेस राजद के मतभेद इतने बढ़ेंगे कि ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, ये इनकी चिंता का विषय है। एनडीए इतना मजबूत और इतना तैयार है कि अगले चुनाव में हर बार से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। 225 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन। आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। देखिए, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर कहा कि आज उड़ीसा के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि 3.5 करोड़ से अधिक लोगों और 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा गया है। ओडिशा के लिए आज बड़ी सौभाग्य की दिन है कि 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को, 1 करोड़ से ज्यादा परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ा दिया गया। और इसमें ये इंश्योरेंस नहीं है, ये एश्योरेंस है। और देश के प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री और ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री को मैं कृतज्ञता देती हूँ कि इतने कम दिन में ये जन सेवा की जो मोदी गारंटी थी उसका हमने पूरा किया है। ओडिशा के घर घर में सेवा पहुंचेगी, एश्योरेंस होगी, बुढ़ापे की, महिलाओं की
और घर में बीमारू लोगों की डॉक्टर ही तय करेगी कैसे ट्रीटमेंट होगा, कितने रुपया का होगा। इंश्योरेंस कंपनी के जो व्यर्थ प्रयास थी BSKY से, वो आज नहीं रहेगी। कल से ये सेवा लागू हो जाएगी। मुझे लगती है 29,000 to 9,000 हॉस्पिटल में उड़ीसा के लोग सेवा मिलेगी। उड़ीसा के लोगों के लिए ये एक बड़ी जन आदृत हेल्थ सर्विस होगी, जिसमें मोदी गारंटी की एक एपिसोड फिर से पूरा होने की वादा थी, वो आज हो गई। देखिए, इसमें एक क्राइटेरिया है कि 1 करोड़ से ज्यादा फैमिली इसमें इंक्लूड है। जिस घर में महिला है उनको एक्स्ट्रा 5 लाख मिलेगी, और 70 इयर्स से ऊपर जो है उन लोगों को 5-5 लाख मिलेगी। इसमें पहले क्या थी, जो कार्ड थी, इसमें एक कार्ड में फैमिली लोग ट्रीटमेंट हो रहे थे। अभी फैमिली में जितने मेंबर है उन सबको एक एक कार्ड मिलेगी। जैसे कोई फैमिली का मेंबर अगर ओडिशा में है और दूसरे मेंबर अगर सूरत में है, गुजरात में है, आंध्रा में है, तो इस इंश्योरेंस से वो उधर भी ट्रीटमेंट हो पाएगी। ये इसमें एक अनोखा। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार जब से आई उसके बाद कोशिश रही कि आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा, क्योंकि आप सरकार ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया था। और लगातार अभी भी आप पार्टी में जितने लोग हैं सभी आज भी इसका विरोध करते हैं। आप दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों की मौत के बाद भी उनका ऑपरेशन किया गया और निजी अस्पतालों को पैसे दिए गए। इससे साफ होता है कि यह एक घोटाला है और इस योजना को गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से दिल्ली के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र सरकार की CAG की रिपोर्ट है कि मरने के बाद आयुष्मान भारत की योजना के अंदर लोगों के ऑपरेशन हो गए और प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दे दिया गया। इससे साफ होता है कि ये एक स्कैम है और सिर्फ गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम का कोई फायदा जो है दिल्ली की जनता को नहीं होगा। ये बात मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का कहना है कि हमने कोई बहुत बड़ी काम नहीं बीजेपी की ओर से किया गया है, ये प्रत्यर्पण हुआ है। इसी को लेकर प्रत्यर्पण पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत खुद को पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ये कहते हुए कहे कि कांग्रेस के शासन में आतंकी हमले होते थे और आतंकियों को पनाह देने वालों को PM हाउस बुलाया जाता था। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों को आज़ादी और समर्थन दिया जाता है। आज उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शासनकाल में आज भारत खुद को पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। और यहाँ तक कि एक कमज़ोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई थी तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी तहव्वुर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। भारत पहले से ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने लगातार आवाज़ उठाई है।
विदेश नीति में बदलाव लाए हैं, विदेशी सरकारों के साथ अलग अलग तरह पर अलग अलग स्टेज पे जहां पे एग्रीमेंट्स किए गए और प्रयास किए गए, तभी जाकर ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया उनको आज भारत पर प्रत्यर्पण किया है और उनको अब सजा भी देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस को कोई जवाब नहीं साहब। कांग्रेस वो है जो धारा 370-35A का विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करती थी, CAA पर भय और भ्रम फैलाती थी और अब वही वक्फ बोर्ड पर भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का काम केवल भय और भ्रम फैलाना है और वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना है। ना ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी कदम उठा पाए और आज भी वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की बांटो और राज करो की राजनीति का अंत हो चुका है, आगे इनके लिए कुछ नहीं। बाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर उन्होंने कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पर ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है और ममता बनर्जी यहाँ बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है। हिंदू समाज हज़ारों सालों से लड़ता आया है और लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से सारी बातचीत हो रही है, गृह मंत्री को सब मालूम है। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। आप लोग दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृह मंत्री जी को सब मालूम है। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मंत्री लगातार सड़क पर उतरकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नाले जो है, नाले का पानी किस तरह से निकले, नाले में किसी प्रकार से जाम की स्थिति न हो या बरसात से पहले हो। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने इसको लेकर कहा कि हमारी कोशिश है कि मानसून से पहले सभी नाले साफ हो। हम रोज़ कहीं न कहीं जाकर मुआयना कर रहे हैं, हम सभी जगह जाएंगे क्योंकि हमें पूरी दिल्ली में सफाई करनी है। अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर वर्क ऑर्डर करके डिसिल्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, मॉनसून से पहले सारे नाले साफ हों, सभी नालों की डिसिल्टिंग हो जाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए रोज कहीं ना कहीं जाकर वहां पे मुआयना कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे श्रीनिवासपुरी में, हमारे साथ में हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद भाई राजपाल जी, सारे हमारे अधिकारी आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ की जनता ने जब हमको वीडियो दिखाया कि पिछली बारिश में कैसे उनके घरों में 4-4 फुट तक पानी आ गया था, तो हम आज यहाँ पर पहले से उसका समाधान हो जाए, क्योंकि जो यहाँ की विधायिका हैं और जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल नाकाम रही, कोई भी काम यहाँ पे नहीं करवा पाई। इसलिए हमारी कोशिश है कि चाहे कोई ऐसी विधानसभा हो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे वहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम हर जगह जाएंगे क्योंकि पूरी दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, पूरी दिल्ली के नालों की सफाई करनी है, ताकि बारिश में किसी भी नाले में कोई भी पानी ना भरे, कहीं पर भी कोई भी पानी के भराव की स्थिति कोई भी पैदा ना हो। तो ये हमारी कोशिश है, इसीलिए आज हम यहाँ पर आए थे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा वर्क ऑर्डर करके इसकी पूरी डिसिल्टिंग का काम शुरू हो जाएगा और पूरे नाले की साफ करके, और हमने ये भी कहा है कि नालों को साफ करके उसके अंदर की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि केवल खाना पूर्ति ना हो, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें पता लगे कि पूरा नाला अंदर से साफ हो गया है। सर, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर पे जीपीएस लगाने की आपने बात की थी, वो काम सर कहां तक पहुंचा? खाली जीपीएस ही नहीं लगा रहे, जीपीएस तो लगभग सभी टैंकर्स पे लग चुका है, उसके साथ साथ में सेंसर भी लगा रहे हैं, फ्लो मीटर भी लगा रहे हैं। अगर वो किसी पॉइंट पर जाता है टैंकर, वहां पे वो पानी खाली करता है या नहीं करता, इसका भी चेक करेंगे। खाली पॉइंट पर खड़े होकर अगले पॉइंट पर ना चले जाए,
और उसको पेमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए सेंसर भी लगा रहे हैं, फ्लो मीटर भी लगा रहे हैं। हर पॉइंट पे जितना पानी खाली करना उतना पानी खाली हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें बहुत बड़ी धांधली थी। बहुत बड़ा हम जो कहते थे टैंकर माफिया काम कर रहा था और जो है सैकड़ों करोड़ की पेमेंट हुई पिछली सरकारों में। हम चाहते कि पेमेंट भी होगी, मगर आप लोग काम करिए, ईमानदारी से करिए, ताकि दिल्ली के लोग ऐसी गर्मी में प्यासे ना मरें, उनको पानी। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।